हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही छोटा चैप्टर जिसका नाम क्या है, एस ब्लॉक। आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट लेग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेटलर्जी करना है हमें, ठीक है। बट मेक श्योर करिएगा कि जो जो चैप्टर आपको करा दिए गए हैं आपने उनके नोट्स को रिवाइज जरूर किया हो। हमारी प्रैक्टिस शीट जो हमारी पीडब्ल्यू ऐप पर अवेलेबल है, आपने उसको सॉल्व जरूर किया हो। और अगर उसमें कोई छोटे मोटे डाउट रह भी जाते हैं तो आपने ऐप में जाके उनको देखा जरूर हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का चैप्टर, ठीक है। एस ब्लॉक आपको पता ही है कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं सर। एक तो फर्स्ट ग्रुप के और एक सेकंड ग्रुप के, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एल्कली मेटल्स बोलते हैं। होते कौन से हैं फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट, दैट इज एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। जिसको याद भी आप लोगों ने किया था, हमने भी करवाया था, वैसे भी आपने किया होगा, लीना की, रब से, फरियाद, ठीक है। इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है सर, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होती है, दैट इज NS1, जहां पर n की वैल्यू 2 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकती है। लाइक लिथियम के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या होगी, 2s1, सोडियम के लिए 3s1, पोटेशियम के लिए 4s1, रुबिडियम के लिए 5s1, सीजियम के लिए 6s1 और फ्रेंसियम के लिए 7s1। क्या आपको ये भी पता है, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होगा फ्रेंसियम। तो हम जनरली फ्रेंसियम को हम लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा सर इनके साइज के बारे में बताओ। बेटा टॉप टू बॉटम तो आपको पता ही है, साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। और अगर आप इनकी बात करें पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो ऑब्वियसली इनका पीरियड में, अपने पीरियड में जब ये लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नियॉन को छोड़ के, ठीक है। पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होगा सिर्फ नियॉन को छोड़ के, ठीक है। तो ये लिखा हुआ एटॉमिक साइज के बारे में, ठीक है। मेक श्योर करिए आप एक शांत जगह पे बैठे हो, हेडफोन लगा रखे हो, आराम से सुन रहे हो और नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नोट्स नहीं भी बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, ठीक है, पीडब्ल्यू के ऐप से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, क्या बिगेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड बता दिया सर, एक्सेप्ट नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक है। एंड साइज इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंसियम ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। सब कुछ जो लिखा हुआ है वो समझा दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि आज समझाने पर ज्यादा जोर हो। बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी इस कारण लिखी है कि आपका टाइम बच सके। आपका टाइम बचेगा, रिवाइज ज्यादा कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है हमें किसी भी एटम को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। आप एटम को एनर्जी देते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो एटम से क्या आ जाए बाहर, उसी एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि साइज जितना छोटा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन उतनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा, यानी कि साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हम सबको पता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। यस सर, अभी अभी आपने बताया पिछले पेज पे, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी,
डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर वही फ्रेंसियम के बारे में बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है, इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सीजियम में से बहुत आसान होगा, और लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, साइज छोटा है लिथियम का, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर। सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है यार, वही है आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यानी कि सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम थी, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जो जितनी पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और इस ग्रुप में, और लिथियम सबसे कम, वही लिखा हुआ है बेटा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर वही आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा। ठीक है, ड्यू टू द लार्ज साइज इलेक्ट्रॉन कैन इजीली बी रिमूव्ड, हाँ ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एम मतलब कोई भी एल्कली मेटल, ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इसी कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और बात करते हैं बेटा। अच्छा छोटी सी चीज बता दे, क्या फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स को एल्कली मेटल्स ही क्यों बोलते हैं? ठीक है, पहले तो एल्कली का मतलब समझिए। एल्कली का मतलब पता क्या होता है, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं और हाइड्रोक्साइड्स होती हैं, लाइक सोडियम ऑक्साइड मान लो, लिथियम ऑक्साइड मान लो, पोटेशियम ऑक्साइड मान लो, ठीक है, या इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पहली बात तो बेसिक नेचर की होती है। इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। बताइए NaOH को वाटर में डालो क्या देता है वो, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव आयन देने वाला क्या कहलाता है, बेस। तो इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स कौन सी नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, फर्स्ट। सेकंड जो है, ये इनके बेस जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसी कारण इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझो। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है यार, जैसे ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी, ठीक है, लाइट के पास एनर्जी होगी, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर लाइट फॉल करी, ठीक है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जो लाइट फॉल कर रही है, और उसको एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए प्लीज, ये लाइट फॉल करी, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस लाइट की एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने डिस्कवर किया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है, मेक श्योर करिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आना पड़ेगा। बाहर तभी आएगा जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान। अच्छा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनडायरेक्टली क्या होनी चाहिए, बहुत कम। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, वापिस आ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एल्कली मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई पूछ ले कि ये क्यों नहीं शो करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर भाई साइज इसका क्या होता है, बहुत छोटा। जो इसकी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, बहुत पास। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या होगा, बहुत मुश्किल। इसी कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का बहुत बड़ा होता है। इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, इसी कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। सोडियम भी शो करता है। ठीक है, due to very low ionization potential their valence shell electrons get excited even by absorbing visible light। समझ गए ना, विजिबल लाइट से भी इवन एब्जॉर्ब, जरूरी नहीं है कि आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करो, कोई और लाइट यूज करो, लाइक
गामा रेस वगैरह यूज करो, कोई ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन विजिबल लाइट भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, एक्साइट कर देती है, ठीक है। इसी कारण सीजियम जो है मोस्टली कहां पर यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। पोटेशियम भी हो सकता है, सीजियम भी हो सकता है, बट जनरली कौन सा यूज होता है, सीजियम। कारण साइज सबसे बड़ा, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान। आगे बात करते हैं बेटा सॉफ्टनेस, ठीक है। एक्चुअली सॉफ्टनेस डिपेंड करती है इनकी मेटालिक बॉन्ड के ऊपर। टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड कौन बनाता है, इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है। इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 ही होते हैं सर। जैसे लिथियम के पास लास्ट में क्या होगा, 2s1। अगर आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखना चाहते हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। ये है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन जो कि क्या बनाएगा, मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। सोडियम के बारे में बात कर लेते हैं इसके नीचे, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन जो कि मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम के लिए देखेंगे 4s1, रुबिडियम के लिए देखेंगे 5s1, सीजियम के लिए देखेंगे 6s1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो है तो एक इलेक्ट्रॉन जो क्या बनाएगा, मेटालिक बॉन्ड। सारे एल्कली मेटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर वीक होती जाएगी क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। लिथियम की मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगी, जिसकी मेटालिक बॉन्ड जितनी स्ट्रांग वो उतना ज्यादा हार्ड, जिसकी मेटालिक बॉन्ड जितनी स्ट्रांग वो उतना ज्यादा हार्ड। तो लिथियम की मेटालिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, वो सबसे हार्ड। सीजियम जो सबसे नीचे है उसका साइज सबसे बड़ा, उसकी मेटालिक बॉन्ड सबसे वीक, उसकी सॉफ्टनेस सबसे ज्यादा, सॉफ्टनेस सबसे ज्यादा, ठीक है। एक बात, मेटालिक बॉन्ड पर ही डिपेंड करता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिपेंड करता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम आने पर वीक होती जा रही है, यस सर, साइज बढ़ता जा रहा है। अगर मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जो लिखा हुआ है ये भी समझा देता हूं, समझा दिया एक्चुअली, बस बताना है। क्या लिखा है जी, देखो जरा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेंथ जो है मेटालिक बॉन्ड की कम होती जा रही है, ठीक है। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस, यस सर। आपको पता है ये हार्डेस्ट है और ये क्या है, सॉफ्टेस्ट। अभी अभी एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने, ठीक है। एंड एटॉमिक साइज इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ एक्सप्लेन हो गया सर, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक बॉन्ड वीक होती जा रही है, मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम। हालांकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, सीजियम का सबसे कम, ठीक है, इस ग्रुप में। अगले पेज पे भी यही जो लिखा है इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, बस मैं दिखा देता हूं और आगे मूव करते हैं। क्या एक्सप्लेन कर लिया हम लोगों ने, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस सर। डिपेंड किसके ऊपर करता है, मेटालिक बॉन्ड के ऊपर। टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक, यही लिखा हुआ है। वीक इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स आर ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक रेडियस। पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है। ये पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाते हैं तो इनका साइज सबसे ज्यादा होगा, आज ही पढ़ा, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया अभी, लिथियम का सबसे ज्यादा, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम उससे कम, रुबिडियम उससे कम, सीजियम उससे कम। ये सब अभी अभी हमने जस्ट पिछले पेज पे एक्सप्लेन किया, बस नाम दोबारा लिखा हुआ। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इतना तो पता होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम के बारे में बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। इतना तो पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यस सर। आज कम से कम 5 बार एक्सप्लेन कर लिया है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, यस सर। अगर साइज बढ़ेगा, स्फीयर की शेप में होते हैं सारे के सारे, साइज बढ़ता जा रहा है तो इनकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ती जा रही है। बेटा जैसे ही वॉल्यूम बढ़ती है क्या डेंसिटी कम होती है, यस सर। एक फैक्टर है जो डेंसिटी को कम कर रहा है। बट अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, इनका मास भी बढ़ता जा रहा है। लिथियम का मास कितना होता है सर, 7u होता है, सोडियम का 23 होता है, ठीक है, पोटेशियम का 39 होता है। इस तरह से मास बढ़ता जा रहा है। सर अगर मास बढ़ेगा
तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो दो ऑपोजिंग फैक्टर है, टॉप टू बॉटम जाने पर दो ऑपोजिंग फैक्टर है क्या, एक डेंसिटी को क्या कर रहा है इंक्रीज, दूसरा डेंसिटी को क्या कर रहा है डिक्रीज। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें, पी ब्लॉक में भी पढ़ा है हम लोगों ने, यहां पर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरली अगर हम बात करें तो मास प्रीडोमिनेट करता है, मास बड़ा फैक्टर होता है, यानी कि इंक्रीज इन मास इज मच मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर मास बड़ा फैक्टर है, इंक्रीज इन मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये ऐसा ही होगा, जनरली डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मच मोर एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई है। ठीक है, बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, लाइटर देन लिखना था, डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि लिथियम और सोडियम में से किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की। सोडियम और पोटेशियम में से किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, पोटेशियम की, बट पोटेशियम की नहीं है, किसकी है, सोडियम की। ये एक एक्सेप्शन है, हमें पता होना चाहिए, पेपर में आने के चांसेस इसके हैं। पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम क्यों है, भाई टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज इन मास ज्यादा होता था एज कंपेयर टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। यस सर, अभी अभी बताया आपने। पर जब सोडियम से पोटेशियम जाते हैं, जब सोडियम से पोटेशियम जाते हैं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन मास। बस इतना याद रखिएगा, आंसर आ गया जी। ठीक है, बट एज ऑन मूविंग फ्रॉम, कहां से कहां, सोडियम टू पोटेशियम, जब सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाएंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम is more as compared to increase in mass। चलिए ये भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, वैसे आपके बताने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों की डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml से कम होती है। इतना तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। हाँ सर पता है। ठीक है, इवन इनको केरोसिन ऑयल के अंदर व्हाट डू यू कॉल इट, वैक्स के अंदर रख के स्टोर किया जाता है। कारण बता ही दिया, डेंसिटी बहुत कम है। ठीक है, ऑयल के ऊपर भी फ्लोट करने लगेंगे, ऊपर आ जाएंगे सरफेस पे, इसी कारण इनको वैक्स के अंदर रख के स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें सर, ये तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कोई सा भी आप एल्कली मेटल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज NS1। इनके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आपको पता ही है लिथियम कैसे पाया जाएगा, सर +1 में पाया जाएगा, सोडियम +1 पोटेशियम +1 रुबिडियम +1 सीजियम +1। ये कोई बताने वाली बात थोड़ा है। ठीक है, सो दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, है ना। जब भी कंबाइंड स्टेट में होंगे सिर्फ +1 ही शो करेंगे, एज दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। अपनी वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा, उसी को लूज करेंगे। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल बेटा, सैकड़ों एग्जांपल है। NaCl है ना, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, दैट इज +1 है, इसमें कोई बताने वाली बात है ही नहीं। फ्लेम टेस्ट, पहली बात तो फ्लेम टेस्ट होता क्या है, आप इसको कर कैसे सकते हैं, और फिर इसके बारे में बात करते हैं। फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने इनके एलिमेंट या कोई इनका कंपाउंड, कोई एलिमेंट ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में से, या इनका कोई कंपाउंड ले लिया, उसको अगर आपने फ्लेम पे रखा, फ्लेम का मतलब आपको पता ही है, आग पे रखेंगे तो कोई पर्टिकुलर कलर हो जाएगा फ्लेम का। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पर प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, घर पे नमक होगा, ऑब्वियसली सॉल्ट, आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे। आपके पास घर पे आजकल पिछले 2 सालों से तो हमारी लगभग नेसेसिटी ही बन गई है ना, वो स्प्रे मारने के लिए आइसो
प्रोपाइल अल्कोहल के लिए सैनिटाइजर, है ना। नहीं तो घर पे ऐसी वाटर बॉटल होगी जिससे आप छोटे छोटे जो घर पे पौधे होते हैं जिन पे स्प्रे करते हैं वाटर को। आपको समझ आ गया स्प्रे गन किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अभी भी समझ नहीं आया तो आपको बता देता हूँ। जब आप बार्बर शॉप पे जाते हैं तो आपके हेयर को वेट करने के लिए बार्बर जो है वो, है ना, वो गन टाइप होती है, ठीक है, पिचकारी टाइप होती है, बट हाँ वो एक बॉटल की शेप में होती है, तो हम उसको आप वाटर गन नहीं बोल सकते बस, ठीक है। वो एक पिचकारी टाइप ले लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और नमक डालिए, डिसॉल्व कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी कैंडल ले लीजिए, ठीक, और वो जो एक्वस NaCl है, पानी वाला जो आपने स्प्रे गन में डाला है, ठीक है, उसको इसके ऊपर डालिएगा। आप जैसे इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे, ये जो कैंडल है बहुत बड़ी होनी चाहिए ताकि इसका फ्लेम काफी बड़ा हो, या कोई बर्नर टाइप भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक्वस NaCl डालेंगे, आप देखेंगे इसका कलर जो है वो गोल्डन येलो हो जाएगा, फ्लेम का कलर। सर सीधा ही पानी डाल दिया इसके ऊपर, फ्लेम बुझ नहीं जाएगा? समझ रहे हो ना, लाइक ग्लास में डाले पानी और इसके ऊपर डाल दे, भाई वो फ्लेम बुझ नहीं जाएगा। इसी कारण हमने वो स्प्रे गन ली है कि थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डाला जाए, है ना। वो बार बार क्या करे, आपका पानी और पानी ही पूरा सिर के ऊपर उड़ोल दे, तो वो ऐसा पॉसिबल, आपको पता है, आपके लिए भी इनकन्वीनियंस कॉज करेगा। तो इसको बोलते क्या है, फ्लेम टेस्ट, ठीक है। सर ये गोल्डन येलो कलर जो है ये आया क्यों है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बेसिकली आपने एक्वस NaCl, मतलब Na के बारे में बात हो रही है यहां पर। Na जैसे ही यहां पर गया, Na के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली फ्लेम से, यस। वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में चले गए। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में चले गए, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल। एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो ऊपर गया है, एनर्जी लूज करके क्या आएगा, नीचे। जब वो नीचे आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा इन विजिबल रीजन। इसी कारण हमें कोई ना कोई कलर दिखाई दे रहा है। सोडियम क्लोराइड के केस में या सोडियम के केस में वो कलर क्या होगा, गोल्डन येलो। मैं रिपीट कर देता हूं, आपने जैसे ही इसको यहां पे स्प्रे किया, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में चले जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट हमेशा अनस्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया तो एनर्जी एमिट करके क्या आएगा, नीचे। जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो हमें वो कोई ना कोई कलर दिखाई देगा। जैसे सोडियम के केस में वो गोल्डन येलो है, लिथियम होता तो क्रिम्सन रेड, कलर से याद करके जाने। पोटेशियम होगा तो वायलेट, रुबिडियम होगा रेडिश वायलेट, सीजियम होगा तो ब्लू, ठीक है। यही वो थ्योरी लिखी हुई है जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन करी है। एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द बंसन फ्लेम। यस, जो फ्लेम की एनर्जी होती है, द फ्लेम एनर्जी कॉजेज एन एक्साइटेशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट कह लो या इनर शेल से भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कितनी एनर्जी दी है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होगी, वापिस आएगा ग्राउंड स्टेट में। जब वापिस आएगा तो एनर्जी लूज करेगा एंड ड्रॉपिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट में वापिस आएगा, अब जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो बाहर निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। बेटा ये जो कलर्स हैं, आपको कौन से एल्कली मेटल का कौन सा कलर है आपको याद करके ही जाना है। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। इसी कारण हम सारी चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। सबसे पहली बात, आप कोई भी एल्कली मेटल ले लीजिए, मैंने एम से लिख दिया, कोई भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। जब इसको आप अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को मैंने X+Y लिखा है। सर आपने X+Y क्यों लिखा है? मान लो ये 5 है तो सीधा 5NH3 लिख लो ना। ये 7 है, 7NH3 लिख लो, या 6NH3 लिख लो। आपने X अलग, मतलब कि ये 2, मान लो ये 5 है तो X को 2, Y को 3, ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। उसका कारण भी अभी बताते हैं। जो भी एल्कली मेटल होगा, जैसे आप उसे अमोनिया में डालेंगे, इतना तो पता है कि एल्कली मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यस सर, आज आपने पढ़ाया है कि एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। बन गया M पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन। M पॉजिटिव कुछ अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा,
और जो इलेक्ट्रॉन इसने एमिट किया वो कुछ अमोनिया के साथ जुड़ जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग अमोनिएटेड कैटायन। इसे बोलते हैं हम लोग अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन या एनायन भी बोल देते। सो एल्कली मेटल सॉल्यूशंस आर इन लिक्विड अमोनिया क्या बनाते हैं, एक तो अमोनिएटेड कैटायन बनाते हैं, एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों ही मिलके चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। आपको पता ही है जब भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दो ही कारणों से होती है, या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ आयंस। यहां पर इलेक्ट्रॉन भी है और आयन भी है, कैटायन भी है। ठीक है, तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, दैट इज फॉर व्हाट डू कॉल इट के अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, जो इनके कलर्स हैं, ठीक है, अमोनिएटेड alkali metal solutions in liquid ammonia, all the alkali metal dissolve in liquid ammonia and produces blue solution। ये ब्लू कलर किसके कारण है, ये इसके कारण है, ये वाले अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण है। ठीक है, ये तो मैंने अभी अभी बता ही दिया आपको अमोनिएटेड कैटायन कैसे बनेगा, अमोनिएटेड एनायन कैसे बनेगा। जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर के, नजर आ रहा है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक। कौन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ब्लू कलर के हैं और पैरामैग्नेटिक है। अगले पेज पे भी यही लाइन लिखी हुई है हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर डार्क ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बट जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, पहली बात तो कलर चेंज होगा, जो ब्लू नजर आ रहा है वो कॉपर ब्रॉन्ज की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है ये डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, क्या कारण है इसका, वो देखिए जरा, कलर चेंजेस टू कॉपर ब्रॉन्ज एज क्लस्टर हाँ, कलर जो है वो ब्लू से कॉपर ब्रॉन्ज क्यों होता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेटल आयन आपस में इकट्ठे होते जाएंगे और मेटल आयन का क्रिस्टल बनता जाएगा, मेटल आयन का क्लस्टर बनता जाएगा। इसके कारण कलर जो पहले क्या था, कॉपर ब्लू था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड दे आर डायामैग्नेटिक। सर ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कलर कॉपर ब्रॉन्ज है और डायामैग्नेटिक है। सर डायामैग्नेटिक क्यों है, यहां पर तो अच्छा भला एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, डायामैग्नेटिक इस कारण है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक अनपेयर्ड दूसरा अनपेयर्ड, ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो पैरामैग्नेटिक था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड कैटलिस्ट, यही एल्कली मेटल सॉल्यूशंस की बात हो रही है इन लिक्विड अमोनिया। इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एंड कैटलिस्ट, जैसे कि Fe हो, जो ब्लू कलर के सॉल्यूशंस हैं वो डीकंपोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं और क्या बनाते हैं, अमाइड्स विद H2 लाइक NaNH3। ठीक है, इट विल फॉर्म NaNH2 एंड H2। कब, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई कैटलिस्ट हो या कोई इम्प्योरिटी हो, Fe, कोबाल्ट, इस तरह की। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी या हीट ऑफ हाइड्रेशन। पहली बात तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन होती क्या है, ठीक है। दूसरी बात, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने आपको पढ़ाया है, बट फिर भी शायद अगर आपने ना रिवाइज किया हो तो मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे ये देखिए, कोई भी अल्कली मेटल का आयंस ले लीजिए लाइक M पॉजिटिव, जब आप इसे वाटर में डालेंगे सबसे पहले हाइड्रेशन होगी। सर हाइड्रेशन कैसे, ये समझ आ गया। यहां पर मैंने डेल्टा नेगेटिव क्यों रखा है, यस सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल एल्कली मेटल आयंस के साथ जुड़ जाएंगे, एल्कली मेटल आयंस के साथ जुड़ जाएंगे। ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, जब भी अल्कली मेटल आयन है वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ जुड़ जाएंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन। ठीक, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आ रहे हैं, यस सर। जब भी ऑपोजिट चार्ज पास पास आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है।
वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसी को क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। कॉन्सेप्ट हाइड्रेशन क्या है, जब भी कोई मेटल आयन, यहां पर हम एल्कली मेटल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम एल्कली मेटल्स पढ़ रहे हैं, एल्कली मेटल आयन जब भी वाटर के मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग हाइड्रेशन। फर्स्ट एग्रीड। दूसरी बात, इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास आएंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक। तीसरी बात, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। जो ज्यादा हाइड्रेट होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। सर कौन ज्यादा हाइड्रेट होगा, लिथियम आयन ज्यादा हाइड्रेट होगा कि सीजियम आयन ज्यादा हाइड्रेट होगा। इस लाइन को लिख लेना, जो वैसे लिखी हुई है यहां पर, बट फिर भी मैं समझा रहा हूं तो उस हिसाब से बोल रहा हूं मैं। जो भी पानी में डालने से पहले छोटा होगा, कौन सबसे छोटा होगा सर, लिथियम आयन सबसे छोटा होगा, सीजियम आयन सबसे बड़ा होगा। जो पानी में डालने से पहले सबसे छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लिथियम आयन की, सोडियम आयन की, पोटेशियम आयन की, रुबिडियम आयन की, सीजियम आयन की। सर लिथियम आयन का साइज सबसे छोटा होता है पानी में डालने से पहले, ठीक है, तो उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। यानी कि लिथियम आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल, अगर ये लिथियम आयन है तो इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जुड़ेंगे। लिथियम आयन की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहां पर। क्या, एल्कली मेटल सॉल्ट्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यस, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, स्मॉलर द कैटायन, ये वो लाइन लिखी हुई है जिसके बारे में बोला था ना मैं, जिसे लिख लीजिएगा, स्मॉलर द कैटायन ग्रेटर इज द जितना छोटा कैटायन होगा उसकी हाइड्रेशन उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन उसकी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है सर, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन। ठीक है, लिथियम आयन की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, सीजियम आयन की हाइड्रेशन सबसे कम। सोडियम, लिथियम आयन की सबसे ज्यादा, सोडियम आयन की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, रुबिडियम की बच्चे उससे कम, और सीजियम की सबसे कम। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, सबसे कम इसकी, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। अब ये सुनो, अब ये सुनो, ये भी हाइड्रेटेड आयन का साइज डिक्रीज हो रहा है। लिथियम आयन पानी में डालने से पहले सबसे छोटा था, जब पानी में डाला उसकी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन हो गई, यानी कि लिथियम आयन एक्वस का मतलब उसके साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, साइज सबसे बड़ा होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, लिथियम आयन सबसे छोटा था, यस सर, पानी में डालने से पहले। जैसे ही आपने उसको पानी में डाला उसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी, उसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा जुड़ जाएंगे। अब लिथियम आयन सबसे बड़ा हो जाएगा। लिथियम आयन एक्वस क्या होगा, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे मोटा, सबसे बल्कि। ठीक है, लिथियम आयन एक्वस सबसे ज्यादा बल्कि होगा, सबसे ज्यादा मोटा होगा, इसका चलना क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और आयनिक मोबिलिटी या आयनिक कंडक्टेंस भी इसकी क्या होगी, सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा। बात को नटशेल में फिनिश करते हैं दो लाइंस में। जो पानी में डालने से पहले सबसे छोटा, पानी में डालने के बाद सबसे बड़ा। लिथियम आयन पानी में डालने से पहले सबसे छोटा होता था, पानी में डालने के बाद सबसे बड़ा हो जाएगा। जो जितना बड़ा होगा, मोटा होगा, बल्कि होगा, उसका चलना उतना मुश्किल होगा। इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है जी नीट में, अभी करेंगे भी वो क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन ही आ गया अगला वही। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयंस इज लोएस्ट, सबसे कम होगी एल्कली आयनिक मोबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, बता तो दिया कि लिथियम आयन पानी में डालने से पहले सबसे छोटा है, पानी में डालने के बाद सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बल्कि हो जाएगा, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी। उससे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम आयन की, फिर पोटेशियम आयन की, रुबिडियम आयन की, आई एम सॉरी, इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। आंसर तो हमारा आ चुका है, बट फिर भी मैंने कहा एक बार लिख दूं। आयनिक मोबिलिटी
इंक्रीज होती जाएगी सबसे ज्यादा, बल्कि सबसे कम आयनिक मोबिलिटी। आंसर क्या है? दैट इज लिथियम, क्योंकि लीस्ट बतानी थी, हाँ लोएस्ट बतानी थी, आयनिक मोबिलिटी लोएस्ट बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये 2006 में आया था। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एल्कली मेटल्स आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी अभी जस्ट पिछले पेज पे किया हम लोगों ने। इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे कम, उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा। तो लिथियम आयन की सबसे कम होनी चाहिए, लिथियम आयन की सबसे कम है, फिर उसके बाद सोडियम आयन की उससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर पोटेशियम की, और फिर रुबीडियम की। यही होगा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने वैसे तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, SRP वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें तो अपना चैप्टर है, हम अपने बारे में बात करें, ठीक है। क्या किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सब्सटेंस की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, डिपेंड करती है उसके SOP के ऊपर, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। अगर किसी मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि वो खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा, अगर वो खुद ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा तो वो दूसरे को रिड्यूस भी क्या करेगा? ज्यादा, और वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैं रिपीट कर देता हूं, जिसका SOP ज्यादा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, और वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका रिवर्स भी बोल सकते हो, अगर SOP कम तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी कि खुद क्या होगा? रिड्यूस, दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हमें बात यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करनी है। क्या इतना तो पता है कि ये सारे मेटल्स की टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ज्यादा। इन सब का SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? हाई। इसका मतलब ये सारे जो हैं खुद ऑक्सीडाइज होंगे, दूसरों को क्या करेंगे? रिड्यूस। तो एल्कली मेटल आयंस, इवन एल्कालाइन अर्थ मेटल आयंस भी, वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। वो दो लूज करते हैं अलग बात है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो लूज करते हैं, ठीक है। चाहे एल्कली मेटल आयन हो, चाहे एल्कालाइन अर्थ मेटल आयन हो, फर्स्ट ग्रुप के हो या सेकेंड ग्रुप के हो, ठीक है, ये खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। सो दीज आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, हैविंग अपर मोस्ट पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने याद करी होगी, तो मैंने सिर्फ उनके लिए लिखा है, एल्कली मेटल और एल्कली मेटल आयंस के लिए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए। लिथियम सबसे ऊपर आता है इनमें से, पोटेशियम, बेरियम सेकंड ग्रुप का पता ही है, स्ट्रोंशियम सेकंड ग्रुप का, कैल्शियम सेकंड ग्रुप का, सोडियम फर्स्ट ग्रुप का, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का, और बेरिलियम भी सेकंड ग्रुप का, ठीक है। यहां पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स आयन। लिथियम हैज द हाईएस्ट SOP, यानी कि लिथियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा। तो लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कली मेटल आयंस, ठीक है। ध्यान, अरे नहीं, 2 पेज आगे चले गए। हाँ, पहले ही बात करनी थी। कभी भी आपसे ये पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बताओ, या रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ, बात एक ही है। आपको सबसे पहले ये चेक करना हो कि वो किस स्टेट में बात कर रहा है। अगर गैसियस स्टेट में बात कर रहा है, अगर गैसियस स्टेट में बात कर रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, खत्म। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लिथियम को गैस में कन्वर्ट किया हुआ है, लिथियम गैस में है नहीं, लिथियम को गैस में कन्वर्ट किया हुआ, जिसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है? यस। जो जितनी जल्दी लूज कर देगा, गैसीय स्टेट की बात कर रहा हूं, जो जितनी जल्दी लूज कर देगा उतनी जल्दी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो खुद ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं इन गैसियस स्टेट, तो वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे, चाहे गैसियस स्टेट हो चाहे मोल्टन स्टेट हो, ठीक है। इधर से इधर जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा? डिक्रीज। ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है सीजियम एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कि
सीजियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। किसमें? या तो गैसियस में या मोल्टन में। सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस स्टेट और मोल्टन स्टेट। क्यों? क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है। जितनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ही आसान। ठीक। बट अगर आप यही बात करें कि रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे हैं हमें एक्वा सॉल्यूशन में, सर वो अभी अभी तो पढ़ लिया आपने, अभी अभी तो पढ़ लिया क्या कि वो डिपेंड, अगर एक्वा सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है या सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तब डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? लिथियम का। तो लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वही लिखा हुआ है। इन एक्वा सॉल्यूशन रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तीन चीजों का सम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, एसओपी, तीन चीजों का सम होता है। जिसका भी एसओपी फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी पता ना, जितनी एनर्जी लगेगी उस सब्सटेंस को सॉलिड से गैस में ले जाने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। और तीसरा हाइड्रेशन एनर्जी। कोई आपसे यही पूछ ले कि लिथियम का एसओपी सबसे ज्यादा होता है, मान गए, ठीक है, बट सबसे ज्यादा क्यों होता है ये बताओ। क्या जस्ट अभी अभी 2-4 पेज पहले हमने पढ़ा है कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो पानी में डालने से पहले सबसे छोटा, पानी में डालने के बाद वो सबसे बड़ा। ठीक है, तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होने के कारण इसका एसओपी क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोगों ने लिखा है किसमें? एक्वा सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन कह लो या एक्वा सॉल्यूशन कह लो। ठीक, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, इसका एसओपी सबसे ज्यादा है, इसका एसओपी सबसे कम है। हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ और सिर्फ एल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं कंसीडर कर रहे, क्योंकि एल्कली मेटल पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात रहेगी सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम। सीजियम, रुबिडियम और पोटेशियम के एसओपी में डिफरेंस बहुत ही कम है, बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा कम है। लाइक अगर हम एसआरपी की बात करें, एसआरपी को ही नेगेटिव कर देते हैं तो एसओपी आ जाता है। तो एक का -2.927 है शायद, एक का -9.925 है और एक का शायद -2.93 है। इतना ज्यादा कम है कि बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि रुबिडियम और पोटेशियम की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, किसी में सीजियम पीछे लिखा हुआ है, किसी में सीजियम आगे लिखा हुआ है। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बुक्स आपने पढ़ी होगी वो हमने भी तो डेफिनेटली ही पढ़ी होगी। ठीक है, आप सिर्फ रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ये ऑर्डर लगा के आ जाइएगा। कब कब? अगर किसमें पूछा हो, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछा हो। सर गैसियस स्टेट के अंदर पूछा हो, अगर गैसियस स्टेट के अंदर पूछा हो तो वो ये रहा। ठीक है, सर नाम ही ना लिखा हो, सिर्फ रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछा हो, एल्कली मेटल आयंस का रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछा हो, नाम नहीं लिखा हुआ कि गैसियस स्टेट वाला करना है कि सॉल्यूशन वाला करना है, तब सॉल्यूशन वाला ही करना है। अगर ये ना लिखा हो कि गैसियस स्टेट भी एक्वा सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तब सॉल्यूशन वाला ही करना है। ठीक है, अच्छा ये बात तो पता चल गई कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। इसका मतलब, ठीक है, लिथियम का अगर हम वाटर में डालें, ठीक है, रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, ठीक है, खुद बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लिथियम की जो रिएक्शन होनी चाहिए वाटर के साथ वो स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, बहुत सारी हीट रिलीज होनी चाहिए और बहुत जल्दी होनी चाहिए रिएक्शन। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। लिथियम की रिएक्शन वाटर के साथ बहुत स्लो होती है, सोडियम की उससे फास्ट होती है वाटर के साथ। लाइक लिथियम को वाटर में डालोगे ना तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा, लाइक 4-5 सेकंड का टाइम होगा भागने का। अरे भाग जाओ नहीं तो अभी ब्लास्ट होगा या आग लगेगी, डिपेंड कर रहा है लिथियम के अमाउंट पे भी। अगर सोडियम को डालोगे तो थोड़ा कम टाइम होता है, फिर भी 2-3 सेकंड का टाइम होता है भागने के लिए। पोटेशियम के लिए 1-2 सेकंड तो मिलते ही मिलते हैं, रुबिडियम के लिए भी 1-8 सेकंड तो मिलेगा ही मिलेगा। सीजियम को आपने वाटर में डाला तो बस, है ना, उसी टाइम ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि सीजियम की रिएक्टिविटी
वाटर के साथ सबसे ज्यादा है, रुबिडियम की उससे कम, पोटेशियम की उससे कम, सोडियम की उससे कम और लिथियम की सबसे कम। ठीक है, उसका कारण क्या है? लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट फिर भी उसकी रिएक्टिविटी जो है वाटर के साथ वो बहुत स्लो है। ठीक है, कारण क्या है? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एक्वा सॉल्यूशन, यस सर, बट रिएक्टिविटी ऑफ लिथियम इज लीस्ट इन वाटर। ऐसा क्यों है? ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप इसे वाटर में डालते हैं, ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है, वो तो पता है हम लोगों को, बट उतनी ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी हो जाती है। कहां पर? कहां पर? ठीक है, लिथियम को सबलाइम करने में, लिथियम को आयोनाइज करने में, यानी कि टोटल एनर्जी जो बाहर निकलेगी वो बहुत कम होगी। मैं रिपीट कर देता हूं, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को। लिथियम के केस में ऑब्वियसली ई नॉट, जिसे आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, वो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक है, बट जितनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है उतनी ही ज्यादा कंज्यूम होती जा रही है, क्योंकि लिथियम मेल्ट नहीं हुआ है। यही आप सोडियम वगैरह के बारे में बात करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, आप इनको वाटर में डालते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाता है तो ज्यादा सरफेस कवर कर पाता है, ज्यादा सरफेस कवर कर पाता है। वाटर के ऊपर डालोगे उसी टाइम मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो ज्यादा सरफेस कवर कर पाएगा, ज्यादा सरफेस कवर कर पाएगा तो वाटर के साथ रिएक्ट भी क्या करेगा? रिएक्ट ज्यादा करेगा, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा। तो मेन रीजन क्या है लिथियम की लो रिएक्टिविटी का? कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये अगला टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, बट फिर वही एक बार थोड़ा लाइन में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको देखनेंगे तो अच्छा लगेगा। रिएक्शन विद वाटर अभी अभी तो पढ़ाई है सर। लिथियम सबसे कम होगा रिएक्टिविटी वाटर के, सोडियम उससे ज्यादा, पोटेशियम उससे ज्यादा, रुबिडियम उससे ज्यादा, सीजियम सबसे ज्यादा। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाते क्या है? अपनी मेटल की हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एम का मतलब क्या है? कोई भी एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, alkali metals react vigorously with water, ठीक है, forming hydroxides and liberation of H2। ठीक है, reactivity with water increases from lithium to cesium, yes sir, explain कर दिया आपने। lithium बहुत slowly, sodium थोड़ा fast, potassium और fast, rubidium और cesium बहुत explosively react करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये metals जो हैं, जो भी alkali metal आयन है, ये alcohols के साथ भी react कर जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ सर, वो हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, लाइक C2H5 OH plus Na will give you C2H5O negative, Na पॉजिटिव, साथ में क्या रिलीज कर देते हैं? हाइड्रोजन। ये प्रूफ भी है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जो ऑक्साइड्स बनती हैं, अगर इनके फर्स्ट ग्रुप की ऑक्साइड्स रख लें हम, लिथियम ऑक्साइड वगैरह, अगर उसको वाटर में डाल दें तब वो बना लेती है मेटल हाइड्रोक्साइड। लिथियम होगी लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सो ऑन। ये पढ़ लिया था पिछले पेज पे पूरा का पूरा, बट फिर भी एक बार लिखा हुआ था तो बता दी। सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स, इतना तो पता चल गया कि अल्कली मेटल्स को जब वाटर में डालेंगे रिएक्ट करने के बाद ये बनाते हैं अपनी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है जी, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होगा वाटर में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर, इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी इनकी डिपेंड किसके ऊपर करती है सर? ये आपने पढ़ाया था, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे, साइज बढ़ रहा है। ठीक है, डिपेंड करती है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी पे। जब भी टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है, इसको लैटिस एनर्जी मान रहा हूं, इसको हाइड्रेशन एनर्जी मान रहा हूं, दोनों डिक्रीज हो रही है। देख रहे हैं आप, दोनों डिक्रीज होती जा रही है। जब भी टॉप टू बॉटम जाएंगे लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बट द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी, बट द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। जब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ये पानी में थोड़ा कम सॉल्युबल होगा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, both lattice energy and
हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है। बट डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। देयरफॉर solubility increases from top to bottom। बेटा ये वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, ये वाटर में जाने पर सबसे ज्यादा सीजियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है वही क्या होता है, उतना ज्यादा बेसिक। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई पूछ ले बेसिक कैरेक्टर, ये सबसे लीस्ट बेस है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है इन फर्स्ट ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड अच्छे तरीके से भी देखना चाहते हैं, आप केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर भी एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, रिएक्शन विद एयर। आपको पता है एयर के अंदर मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, एक होती है ऑक्सीजन, एक होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करती है। सर नाइट्रोजन के साथ लिथियम रिएक्ट करके बनाती क्या है, लिथियम नाइट्राइड। क्या बनाती है, लिथियम नाइट्राइड, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया भी बना लेती है। मैं रिपीट कर देता हूं, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ लिथियम रिएक्ट करती है, क्या बनाती है, लिथियम नाइट्राइड। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। जो लिथियम नाइट्राइड बनी है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया भी बना लेता है। ठीक है सर, एयर के अंदर एक और कंपोनेंट भी तो होता है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ एल्कली मेटल आयंस कैसे रिएक्ट करते हैं, लिथियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ बनाता है लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम परऑक्साइड। बाकी जो तीनों बचे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम तो काउंट ही नहीं करना, रेडियो एक्टिव है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये रिएक्ट करके बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। लिथियम बनाता है लिथियम ऑक्साइड, सोडियम बनाता है सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। सर ऐसा क्यों, ठीक है भाई, हर एक ऑक्साइड यही चाहता है, एक ऑक्साइड दूसरे ऑक्साइड के साथ मिलके, ये ऑक्साइड है राइट ना, मिलके बनाना चाहता है पर ऑक्साइड। क्या बनाना चाहता है, पर ऑक्साइड। और हर कोई पर ऑक्साइड दूसरी पर ऑक्साइड के साथ मिलके बनाना चाहता है सुपर ऑक्साइड। ये हर एक ऑक्साइड की टेंडेंसी है कि एक ऑक्साइड दूसरी ऑक्साइड के साथ मिलकर परऑक्साइड बनाना चाहता है, एक परऑक्साइड दूसरी परऑक्साइड के साथ मिलकर सुपर ऑक्साइड बनाना चाहता है। अब आप इसे रोक सकते हो तो रोक लो, है ना, आप में हिम्मत है तो रोक लो। लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, जो भी ऑक्साइड बनेगी उसको अपनी तरफ स्ट्रांगली हेल्ड करेगा। और ऑक्साइड अगर कहेगी कि मैं जा रही हूं दूसरी ऑक्साइड के साथ मिलके परऑक्साइड बनाऊंगी, ठीक है, थप्पड़ मारेगा कान में, बैठ जाइए पे, ठीक है, कहीं नहीं जा रही। तो क्योंकि साइज बहुत छोटा है, ऑक्साइड को बहुत स्ट्रांगली हेल्ड किया हुआ है, तो लिथियम की पर ऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम की ऑक्साइड बनेगी, ठीक है, सोडियम बेचारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, वो ऑक्साइड को रोक ही नहीं पाता। ठीक है, ऑक्साइड बनेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज और बड़ा होता है, इनसे जो ऑक्साइड आयन होती है वो बहुत दूर होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होती है, तो ऑक्साइड पहले बन के क्या बनाती है, परऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड को भी ये रोक नहीं पाता और परऑक्साइड मिलकर क्या बना लेती है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद एयर, ये मैंने बता ही दिया था, एल्कली मेटल्स जो है टार्निश हो जाते हैं एयर में। टार्निश का मतलब समझ गया, अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। इसी कारण इनको रखा जाता है किसमें, केरोसिन या पैराफिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एल्कली मेटल गेट्स टार्निश इन एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। सोडियम क्या बनाता है, ऑक्साइड। ठीक है, अगर वो मॉइस्चर में होगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड के साथ मेनली क्या बनाता है, सोडियम परऑक्साइड। मेनली सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड, थोड़ी बहुत ऑक्साइड भी बनती है। इन ड्राई एयर ओनली लिथियम गिव्स नाइट्राइड, सिर्फ लिथियम ही रिएक्ट करता है नाइट्राइड बनाने के लिए, बाकी कोई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, अगले पेज पे भी यही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। ये देखो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन, लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम
परऑक्साइड बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये सुपर ऑक्साइड जो बनती हैं ये पैरामैग्नेटिक भी होती हैं और कलर्ड भी होती है, ठीक है। कारण मैं बता चुका हूं, लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, अपने ऑक्साइड आयन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा, ऑक्साइड को परऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होने देगा। सोडियम का साइज बड़ा होता है, बेचारा ऑक्साइड को परऑक्साइड बनाने में रोक नहीं पाता, बट परऑक्साइड जब सुपर ऑक्साइड बनने की कोशिश करती है फिर उसे रोक लेता है। सोडियम के बारे में बोला मैंने। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बेचारे ऑक्साइड को परऑक्साइड बनाने में और परऑक्साइड को सुपर ऑक्साइड बनाने में से भी रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जो नॉर्मल ऑक्साइड्स है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू परऑक्साइड्स, एंड सुपर ऑक्साइड्स काफी कम स्टेबल होती है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। विच वन ऑफ द एल्कली मेटल्स फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता है, ठीक है, दैट इज लिथियम। पता ही है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है और क्या बनाता है? पर ऑक्साइड भी बनाता है। इन्होंने बोला सिर्फ ओनली ऑक्साइड ही बनाता है और कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन वाली रिएक्शन थी वो भी ये रही, है ना, नाइट्राइड। सिर्फ लिथियम ही है जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? लिथियम नाइट्राइड। यही लिथियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके, बोला ही था अभी अभी 5 मिनट पहले बोला, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और साथ में क्या रिलीज करती है? अमोनिया। हैलाइड्स के बारे में बात करें, एल्कली मेटल्स हैलाइड्स के साथ, जैसे ये रहा एल्कली मेटल, किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हैलाइड बनाता है, बन गई मेटल हैलाइड। अगर आप बात करें, हम एल्कली मेटल चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी हैलोजन चेंज करते जा रहे हैं, एल्कली मेटल सेम है। सोडियम का फ्लोराइड के साथ रिएक्शन, सोडियम का क्लोराइड के साथ, सोडियम का ब्रोमाइड के साथ, सोडियम का आयोडाइड के साथ, ठीक है। तो रिएक्टिविटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ा। ठीक है, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्लोरीन के साथ सोडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन के साथ उससे कम, ब्रोमीन के साथ उससे कम, आयोडीन के साथ सबसे कम। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एल्कली मेटल चेंज कर रहे हैं, हैलोजन सेम रहेगा। लाइक क्लोरीन, लिथियम के साथ क्लोरीन ही, सोडियम के साथ क्लोरीन ही, पोटेशियम क्लोरीन ही, रुबिडियम एंड सीजियम। यहां पर रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी, विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम क्लोराइड कोवलेंट नेचर का होता है, आपको पता ही होगा। कोवलेंट नेचर या आयनिक नेचर किसी भी कंपाउंड की हमने किसमें पढ़ी थी? फजान्स रूल में। लिथियम क्लोराइड के बारे में अगर हम बात करें, क्या आपको पता है कैटायन यहां पर बहुत छोटा है? यस सर, जितना कैटायन छोटा होता था कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता था। इसी कारण लिखा हुआ है लिथियम क्लोराइड कोवलेंट नेचर का है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ क्लोराइड आयन, वही, ठीक है, बाय स्मॉल लिथियम आयन। हेंस इट हाइड्रोलाइसिस विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है। बाकी आयनिक है तो वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, लिथियम क्लोराइड हो जाता है। कार्बोनेट्स के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका फॉर्मूला M2CO3 होता है। M का मतलब है कोई भी एल्कली मेटल आयन। इन सारे कार्बोनेट्स में से लिथियम कार्बोनेट ऐसा है, ठीक है, जिसको अगर आप हीट करेंगे थोड़ा सा भी तो वो टूट जाता है। किसमें टूटता है सर? मेटल ऑक्साइड में और CO2 में, यानी कि Li2CO3 ऑन हीटिंग विल गिव यू Li2O एंड CO2। एग्रीड सर, ठीक है। बाकी सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ये जनरली हीट करने पर टूटते नहीं है, ठीक है। यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी, हीट करने पर टूट जाना, ये टूट रहा है, इसका टूटना थोड़ा और मुश्किल है, इसका और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, ऐसा ही होता जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो हीट करने पर टूट जाए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, जो हीट करने पर ना टूटे उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन, रीजन क्या है? आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। सीजियम आयन का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। जितना कैटायन का साइज बड़ा होता है कोवलेंट कैरेक्टर उतना कम होता है। कोवलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है सर। अच्छा, दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी का वही ट्रेंड है जो कि हाइड्रोक्साइड्स का था, चाहे कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो या हाइड्रोक्साइड्स हो। क्या आपने हाइड्रोक्साइड का ट्रेंड पढ़ा था अभी सॉल्युबिलिटी का? यस सर, ठीक है, सेम ट्रेंड
फॉर, अगर ये सारे कार्बोनेट होते हैं, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट, ठीक है, और अगर ये सारे बाई कार्बोनेट होते तब भी यही होता, लिथियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पोटेशियम बाई कार्बोनेट, सीजियम बाई कार्बोनेट, रुबिडियम बाई कार्बोनेट एंड सीजियम बाई कार्बोनेट। Solubility is same for hydroxides, carbonates and bicarbonates. अब बात करते हैं आगे बाइकार्बोनेट्स के बारे में। फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सॉलिड बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के वो सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, अगर आप इनको हीट करो तो ये बाइकार्बोनेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अपने कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, एग्रीड, एक्सेप्ट लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपको पता है बहुत ज्यादा फेमस भी है, दैट इज बेकिंग सोडा। ठीक है, ओनली अदर सॉलिड बाइकार्बोनेट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। अच्छे तरीके से लिख देता हूं, जो ये ऊपर दोनों लाइनें लिखी हैं इनका मतलब क्या? एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट सॉलिड होते हैं, सिर्फ लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के, एग्रीड। एल्कली मेटल बाइकार्बोनेट के अलावा एक और ही है जो सिर्फ सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाता है, दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक, तीसरी बात, ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं अगर इनको आप हीट करोगे तो अपने कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा नाइट्रेट्स के बारे में। एल्कली मेटल्स मेटल नाइट्रेट बनाते हैं, एम का मतलब है कोई भी एल्कली मेटल होगा। स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज होगी लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट जाते हुए, बिल्कुल जैसे कि हमने कार्बोनेट्स में पढ़ा। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुई थी ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर, यहां पर भी ऐसा ही होगा। थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम नाइट्रेट की सबसे कम और सीजियम नाइट्रेट की सबसे ज्यादा ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर। लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। बट अगर और किसी मेटल नाइट्रेट को, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, अगर उनको हीट करते हैं तो वो अपनी नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। सोडियम नाइट्राइट है तो सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है तो पोटेशियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। बट लिथियम नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज सल्फेट्स। एल्कली मेटल्स जो सल्फेट्स बनाते हैं, M2SO4 उनका फॉर्मूला होता है। इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो सेम ही है। ठीक है, स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर सेम है एंड सॉल्युबिलिटी का भी ऑर्डर सेम है। वही जो आपने हाइड्रोक्साइड्स में पढ़ा था, कार्बोनेट्स में पढ़ा था, बाइकार्बोनेट्स में पढ़ा था फर्स्ट ग्रुप की, वही फर्स्ट ग्रुप के सल्फेट्स का भी ऑर्डर है। ये वाटर में सबसे कम सॉल्युबल है, ये वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। टॉप टू बॉटम जाएंगे या लेफ्ट टू राइट, यहां पर लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ तो लेफ्ट टू राइट बोल सकते हैं। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बट द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। ठीक है, ये जो सल्फेट्स बनेंगे लाइक सोडियम सल्फेट हो, पोटेशियम सल्फेट हो, रुबिडियम सल्फेट हो, ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं और इसको सल्फाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फाइड साथ में CO बन जाएगा। लिथियम को छोड़ के ठीक है, बाकी सारे जो हैं, ठीक है, इस ग्रुप के सल्फेट्स वो ट्राईवैलेंट मेटल्स लाइक Fe3 पॉजिटिव आयन, Cr3 पॉजिटिव आयन, एल्यूमिनियम आयन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? डबल सॉल्ट बनाते हैं। ये बने हुए हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, ये एल्कली मेटल है और ये कोई ट्राई मेटल वाला आयन है। ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये वाला मेटल, और ये वाला मेटल कौन सा है? ये कोई Fe3 पॉजिटिव आयन, उनके साथ मिलकर डबल सॉल्ट बनाएंगे। डबल सॉल्ट का मतलब होता है दो सॉल्ट्स का मिक्सचर। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो आपको पता ही है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे होंगे। लाइक सोडियम होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे, Na2SO4 प्लस H2, आई मीन नथिंग टू टेल अबाउट इट। सिर्फ टॉपिक का नाम नया है, जो जो इसमें लिखा है वो ऑलरेडी आज हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, यानी कि लिथियम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो बाकी एल्कली मेटल से ये अलग शो करता है। जैसे लिथियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। हाँ सर वो पता है हमको। कंपाउंड्स लिथियम के कोवलेंट होते हैं, आज ही पढ़ा हम लोगों ने, लिथियम क्लोराइड इज कोवलेंट, इसी कारण वो हाइड्रोलाइज हो जाता था। लिथियम कार्बोनेट अकेला ऐसा कार्बोनेट है फर्स्ट ग्रुप में से जो हीट करने पर
टूट जाता है और ऑक्साइड और CO2 बनाता है। लिथियम बाइकार्बोनेट अकेला ऐसा है फर्स्ट ग्रुप बाइकार्बोनेट्स में से जो सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी अभी एक नाइट्रेट वाला भी पढ़ा था, लिथियम नाइट्रेट अकेला ऐसा नाइट्रेट है जो टूटने पर लिथियम ऑक्साइड और NO2 बनाता है। बाकी सब क्या बनाते थे? मेटल नाइट्राइट, मेटल नाइट्राइट। अभी अभी पढ़ा जी 5 मिनट पहले, तो आई मीन पढ़ी हुई थी, बस टॉपिक का नाम लिखवाना था, ठीक है। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम के डायगोनली पीरियोडिक टेबल में कौन प्रेजेंट होता है? दैट इज मैग्नीशियम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में क्या है? बहुत ज्यादा सिमिलर। ऐसे ही बेरिलियम के डायगोनली कौन प्रेजेंट है? सर एल्यूमिनियम। इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी आपस में बहुत ज्यादा क्या है? सिमिलर। इसको क्या बोलते हैं हम? डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है। पहली बात, कॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं क्यों? लिथियम और मैग्नीशियम की क्यों सेम है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम की क्यों सेम है? उसका कारण है कि इनकी पोलराइजिंग पावर सेम होती है। इनकी पोलराइजिंग पावर सेम होती है, इसी कारण इनका जो है प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम, ठीक है। सर वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो दोनों की सेम है? वो हमने लिखी हुई है। दोनों बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और इनके बेस बहुत ज्यादा वीक होते हैं, ठीक है। इनके कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग पे, आज ही पढ़ा है। लिथियम कार्बोनेट टूटने पर क्या बनाता है? लिथियम ऑक्साइड और CO2। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी टूटने पर क्या बनाता है? MgO और CO2। लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड बनाते हैं। लिथियम का तो लिखा ही हुआ है रिएक्शन, लिथियम प्लस नाइट्रोजन विल गिव लिथियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन विल आल्सो गिव यू मैग्नीशियम नाइट्राइड। इनके बाइकार्बोनेट्स जो है वो सॉलिड नहीं होते, चाहे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो चाहे लिथियम बाइकार्बोनेट हो, ठीक है। इनके नाइट्रेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। आज पढ़ा ही है, लिथियम नाइट्रेट टूटने पर क्या बनाता था? लिथियम ऑक्साइड और NO2। मैग्नीशियम नाइट्रेट भी टूटने पर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और NO2। अब बात करेंगे बेटा हम कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स के। बहुत थ्योरेटिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर NCERT का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है NaCl। NaCl की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले तो आप टू ऑब्टेन प्योर NaCl क्रूड सॉल्ट ले लीजिए। सर ये क्रूड सॉल्ट का मतलब क्या है? आपको पता है नमक बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है? आप समुद्र का पानी ले लीजिए, उसमें से पानी को क्या करा दीजिए? इवेपोरेट। पानी को इवेपोरेट कराने के बाद जो इनिशियली नमक बनता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रूड सॉल्ट, ठीक है। क्रूड सॉल्ट के अंदर NaCl के साथ साथ और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, MgSO4 एंड सो ऑन, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। टू ऑब्टेन प्योर NaCl द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसको थोड़े से वाटर में डिजॉल्व करो, ठीक है, एंड फिल्टर कर लो। ऐसा करने से जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो हट जाएंगी। भाई आपने फिल्टर किया, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो तो हट गई, बट अभी भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज उसके बीच में होंगी। क्या करेंगे? उसी सॉल्यूशन के अंदर जो फिल्टर करने के बाद आया, जो फिल्टर करने के ऊपर जो धूल मिट्टी आई थी वो तो हमने निकाल दी। फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन आया, द सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद HCl। उसमें आप HCl डालो, ठीक है। जब उसमें HCl बहुत ज्यादा हो जाएगा तो NaCl प्रेसिपिटेट बना लेगा। प्रेसिपिटेट बना लिया, अलग हो गया, बाकी सॉल्यूशन अलग हो गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। क्रूड सॉल्ट लीजिए, उसको थोड़े से पानी के अंदर डिसॉल्व करिए, उसमें आप ऊपर से HCl डालते रहिए, ठीक है। जैसे ही आप डालते रहेंगे, फिल्टर करने के बाद जैसे आप डालते रहेंगे, NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। NaCl के काम क्या क्या है? एक तो प्रॉपर्टी लिखी हुई है। NaCl एक्वस AgNO3 के साथ मिलकर क्या बनाता है? AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट, पता ही है वो तो, ठीक है। काम क्या है? नमक के प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, अचार वगैरह के लिए, मीट और फिश के लिए। फ्रीजिंग मिक्सचर विद आइस, पता है ना, आइस को मेल्ट करने के लिए ऊपर से क्या डाल देते हैं? सॉल्ट, वही है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। बनाने के उसके बहुत सारे तरीके हैं, नेल्सन सेल या डायफ्राग्राम सेल या कास्टनर कैनल सेल। हमें जो डिस्कस करना है वो कास्टनर कैनल सेल करना है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। सर किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं? एक्वस NaCl की, ब्राइन जिसे आप बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। मरकरी कैथोड मरकरी से बना हुआ है और जो एनोड है वो कार्बन से बना हुआ है। क्या आपको पता है इसके अंदर दो कैटायन है, एक तो Na पॉजिटिव आयन और एक H पॉजिटिव आयन। एक्वस NaCl है ना, कैटायन दो है, एक Na पॉजिटिव आयन और एक H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कहां से आया? पानी से। क्या इसके अंदर दो आयन है? एक Cl नेगेटिव आयन और एक OH नेगेटिव आयन। यस सर, ठीक है। कैथोड पर सोडियम डिस्चार्ज होगा,
ठीक है। क्यों डिस्चार्ज होगा? हालांकि हाइड्रोजन डिस्चार्ज होना चाहिए था। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम आयन ऊपर आता है, हाइड्रोजन आयन नीचे आता है, तो हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होना चाहिए कैथोड पर, ठीक है, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है कैटायन का, जिस कैटायन का एसआरपी ज्यादा होता है, ठीक है, वो डिस्चार्ज होता है कैथोड पे, तो H पॉजिटिव आयन होना चाहिए था, बट होगा कौन? सोडियम आयन। क्यों होता है सोडियम आयन? क्योंकि सोडियम आयन जैसे डिस्चार्ज होता है कैथोड पे, वो मरकरी के साथ मिलकर अमलगम बना लेता है, तो ये अमलगम बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक। अच्छा, एनोड पर क्या होगा? दो आयन है, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हो जाता है, Cl2 की फॉर्म गैस में निकल जाता है। ये जो सोडियम अमलगम बना है ना, ये जो सोडियम अमलगम बना है, इसको बाहर निकालेंगे और पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे। सोडियम अमलगम फॉर्म्ड इज ट्रीटेड विद वाटर, और वो क्या देगा हमें? NaOH और हाइड्रोजन गैस, बन गया NaOH। यही बनाना था हमें। सर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। ये डेलिक्वेसेंट होता है, वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और CO2 को भी अब्जॉर्ब कर लेता है एयर से, और क्या बना लेता है? Na2CO3। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सबको पता है, बताने वाली कोई बात है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा या Na2CO3.10H2O प्रिपरेशन के लिए जो हमें इसका मेथड डिटेल में पढ़ना है, उसका नाम क्या है? दैट इज सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। और भी बहुत सारे, बट हमें सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस करना है, ठीक है। ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? इसके ऊपर बेस्ड है क्या, कि जब CO2 को पास किया जाएगा ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता ही है, एक्वस NaCl, उसके अंदर जब CO2 को पास किया जाएगा, मेक श्योर करिएगा कि वो ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो विद अमोनिया। तो अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, एक्वस NaCl है, सैचुरेट किया हुआ है अमोनिया के साथ, उसमें से हमने क्या पास किया? CO2। उस सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे आयंस होंगे, Na पॉजिटिव वो ब्राइन से आया, Cl नेगेटिव आयन ब्राइन से आया, अमोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद आया, बाइकार्बोनेट आयन, बहुत सारे हैं, ठीक है। बट ये जो Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। फ्रॉम ऑल द कंपाउंड्स पॉसिबल, NaHCO3 बीइंग स्प्रैंगली सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है या प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। रिएक्शंस लिखी हुई है, जब NH3H2O CO2, वही एक्वस NaCl को जब आपने अमोनिया के साथ सैचुरेट कर रहे थे, वो बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम बाइकार्बोनेट में। अमोनियम बाइकार्बोनेट वो ब्राइन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NaHCO3। इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, ये क्रिस्टलाइज हो चुका है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे आप बाहर निकाल के इसको हीट करेंगे, बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na2CO3 में। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है इसमें कि सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से हम लोग क्या K2CO3 क्यों नहीं बना सकते, पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि यहां पर तो NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बहुत कम, ठीक है, तो ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। बट KHCO3 की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएगा। अगर KHCO3 ही नहीं बन पाएगा तो उसको हीट करके K2CO3 कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, हाइड्रोलाइज जब भी होगा Na2CO3 क्या बनाएगा? एक तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। क्या आपको पता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये किस नेचर का है? सर ये स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर का हुआ, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इस कारण ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है। रिएक्शन विद एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करता ही है, 9-10 से बढ़ते आ रहे होंगे रिएक्शन। क्या बनाएगा? एक तो NaCl, H2O, CO2। मिल्क ऑफ लाइम वगैरह के साथ भी रिएक्ट कर जाता है Na2CO3, ठीक है। रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है? सॉल्वे प्रोसेस से। अभी अभी सिर्फ 2 मिनट पहले बनाया है, ठीक है। सर इसकी कोई प्रॉपर्टी बता दो। इफेक्ट ऑफ हीट बताया था, NaHCO3 हीट करने पर क्या बना लेता है? Na2CO3, साथ में H2O और CO2, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। आप बायो वाले बच्चे हैं, आपको ज्यादा पता होगा इसके बारे में, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, बट फिर भी हमें थोड़ा सा बताना है। सोडियम आयंस सेल के बाहर पाए जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा में और कहीं इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में पाए जाते हैं, बट पोटेशियम आयन पहली बात तो सेल के अंदर पाया जाता है, और दूसरी बात पोटेशियम आयन इज द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन सेल फ्लूइड। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैटायन यही है सेल फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं,
ठीक है, बट आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जैसे कल का ही जेई मेन का पेपर हुआ है जो कि एनटीए ही कंडक्ट कराती है, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, ये लास्ट लाइन, पोटेशियम आयन इज द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल फ्लूइड्स, ठीक है, कि कौन सा कैटायन जो है सेल फ्लूइड्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ठीक है। अब बेटा मूव करते हैं हम लोग सेकेंड ग्रुप की तरफ। तो बेटा शुरू कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, दैट इज एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा इसमें, दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट वाला रेडियम। रेडियम आपको पता है रेडियो एक्टिव है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। इन मेटल्स को, सेकंड ग्रुप के मेटल्स को हम लोग बोलते क्या है, दैट इज एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं इनको एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, क्यों, क्योंकि इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, पहली बात तो नेचर में अर्थ में से पाई जाती हैं, और दूसरी बात ये बेसिक नेचर की होती हैं। एल्कालाइन बेसिक नेचर के कारण, ठीक है, इनका जो सोर्स है वो अर्थ है, इस कारण इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे सेकंड ग्रुप में मोर देन 80 to 85% चीजें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और काफी हद तक केमिकल प्रॉपर्टीज में भी रिपीट होगी, जो कि हमने फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स में पढ़ी है। तो ज्यादा पेन नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, इसमें सिर्फ उसका रिपीटिशन है, ठीक है। चलिए इनकी आउटर मोस्ट शेल में सेकंड ग्रुप के हैं तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी, NS2। बेरिलियम के लास्ट में आता है 2s2, मैग्नीशियम के लास्ट में आएगा 3s2, ऐसे ही कैल्शियम के लिए करेंगे लास्ट में 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2, बेरियम के लिए 6s2 और रेडियम के लिए क्या आएगा 7s2, ठीक है। रेडियम रेडियो एक्टिव है, पता ही है, सबका कलर ग्रेइश व्हाइट होता है। ये हार्डर होते हैं एल्कली मेटल से। सर क्यों, ये क्यों हार्डर होते हैं, पहले बताओ। जो हार्डनेस थी वो डिपेंड किसके ऊपर करती थी, सर एल्कली मेटल में हम लोगों ने पढ़ा था वो डिपेंड करती थी मेटालिक बॉन्ड के ऊपर, और मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एल्कली मेटल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो एक मेटालिक बॉन्ड बनाता था। यहां पर कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2। ये क्या बनाएंगे, 2 मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, ऑब्वियसली मेटालिक बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगी, उनसे स्ट्रांग हो जाएगी, इस कारण ये एल्कली मेटल से क्या होंगे, हार्डर होंगे। ये डायमैग्नेटिक होते हैं, क्यों होते हैं वो आपको पता ही है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और कलरलेस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज डिक्रीज होता है। तो एल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका, ये राइट में पाए जाते हैं उनके, ठीक है, इनका साइज क्या होगा, कम होगा। चलो सर वो तो पता चल ही गया। टॉप टू बॉटम जाते हैं, साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। आपको फीलिंग आ रही होगी अब वो डेजावू वाली ना, कि ये सारी चीजें हमने अभी एल्कली मेटल्स में पढ़ी हैं सर, आप रिपीट कर रहे हो। ऑब्वियसली आई हैव टू, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेरिलियम सबसे छोटा होता है, सीजियम सबसे बड़ा होता है, पता ही है, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रहा है। सॉफ्टनेस, ये सर अभी अभी आपने हार्डनेस की बात करी थी, उसका उल्टा ही तो होता है सॉफ्टनेस, ठीक है। क्या हार्डनेस किसके ऊपर डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, जो यहां पर 2 है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होंगी एज कंपेयर टू एल्कली मेटल, तो एल्कली मेटल से तो ये हार्ड होंगे, हार्ड ज्यादा है तो सॉफ्ट कम होंगे, वो तो पता ही है। दीज मेटल्स आर स्लाइटली हार्डर देन 1A ग्रुप एलिमेंट्स। 1A मतलब फिर वही एल्कली मेटल्स के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्यों है, उसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो साइज छोटा होता है, एक पैकिंग लिखी हुई है फेस एंडेड क्यूबिक HCP, जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता है 74% होती है, मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ पैकिंग होती है। पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी सब्सटेंस उतना ही ज्यादा हार्ड होगा, और मेन रीजन ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड, जो अभी हमने बात करी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 होंगे तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी यार वही मेटालिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मेटालिक बॉन्ड ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। टॉप टू बॉटम बताइए सर, ये तो आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का कंपैरिजन कर दिया। टॉप टू बॉटम बताइए, जो एल्कली मेटल में बताया था वही एल्कलाइन अर्थ मेटल में। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी, तोड़ना इनको आसान होता जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, वही लिखा हुआ है पूरा का पूरा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एल्कली मेटल से, क्योंकि एक तो साइज छोटा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है जिसको थोड़ा अच्छे तरीके से यहां पर मेंशन भी कर देते हैं, वो ये देखिए,
बेरिलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर होना चाहिए था मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बट यहाँ पर है क्या, बेरिलियम, फिर क्या है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट में क्या है मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसा क्यों है उसका रीजन लिखा हुआ है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इज हायर देन Mg। होना मैग्नीशियम का ज्यादा चाहिए था एज कंपेयर टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बट है किसका, दैट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का ज्यादा है, मैग्नीशियम का कम है। क्यों, क्योंकि इनमें कैल्शियम में, स्ट्रोंशियम में और बेरियम में, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी थोड़ी मेटालिक बॉन्ड जो है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग होने के कारण ऑब्वियसली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा। स्ट्रक्चर भी रीजन है और मेटालिक बॉन्ड भी रीजन है। आगे बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर। फर्स्ट ग्रुप में क्या पढ़ा था, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक, इनका कंपैरिजन करो सेकंड ग्रुप वालों से, इनका साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल होगा, तो ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। ठीक है सर, वो तो पता चल गया। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, जो एल्कली मेटल्स में हुआ था, टॉप टू बॉटम जाने पर एल्कली मेटल में भी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हुई थी, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हुआ था, यहां पर भी ऐसा ही होगा। टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉल देन alkali metals, so these are less electropositive। ठीक है, एंड टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। एक्सप्लेन कर दिया सर आपने, पहले भी कर दिया था, अभी भी कर दिया। नेक्स्ट है बेटा फ्लेम टेस्ट। सर फ्लेम टेस्ट था क्या, आज वो नमक वाला एग्जांपल बताया था ना, आप फ्लेम टेस्ट में उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर इज द केस हियर, यहां पर भी फ्लेम टेस्ट में, ठीक है, होने के लिए आपको करना वही है कि आप हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा किसी हायर शेल में, जिसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके उसी एनर्जी को क्या आएगा नीचे, जो लूज करते टाइम एनर्जी आती है विजिबल रीजन में आती है, उसी कारण कोई ना कोई कलर दिखाई देता है। बट इस ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं शो करते हैं। सर क्यों नहीं शो करते, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज बहुत छोटा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली हेल्ड किए होंगे, यानी कि फ्लेम में इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर भेज सके। ऊपर नहीं भेज सकेगा तो नीचे नहीं आ सकेगा, नीचे नहीं आ सकेगा तो ऑब्वियसली फ्लेम टेस्ट शो नहीं करेगा। बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम करते हैं, और क्या कलर शो करते हैं, ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड और बेरियम का क्या होगा, दैट इज एप्पल ग्रीन। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स ड्यू टू स्मॉल साइज बाइंड देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, दे आर नॉट एक्साइटेड टू हायर लेवल, देयरफॉर नो फ्लेम टेस्ट। ठीक है सर, एक्सप्लेन कर दिया हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। क्या आपको यह भी पता पड़ा है, हमने एल्कली मेटल के सॉल्यूशन पढ़े थे लिक्विड अमोनिया में, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब होते थे तो वो ब्लू होते थे, पैरामैग्नेटिक होते थे। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी तब वो क्या हो जाते थे, डायामैग्नेटिक, एज वेल एज कलर क्या हो जाता था, कॉपर, ब्रॉन्ज। यहां पर बात करते हैं, यहां पर भी मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर ये ब्रॉन्ज कलर के हो जाएंगे। क्यों हो जाते थे वहां पे ब्रॉन्ज कलर के, सर वो मेटल आयन का क्लस्टर बन जाता था। यहां पर भी वही लिखा हुआ है, ड्यू टू क्लस्टर फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें एल्कली मेटल की रिपीट हो रही है, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर आप शुरू से क्लास ले रहे हैं तो। सिर्फ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है जो कि ब्लू कलर देते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को। बेरिलियम और मैग्नीशियम बहुत छोटे साइज के होते हैं, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो ये लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होते हैं। पता है ना, मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होने पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने पड़ेंगे, बट ये मेटल कौन हो सकता है, ये हो सकता है या तो कैल्शियम या स्ट्रोंशियम या बेरियम। सर बेरिलियम मैग्नीशियम क्यों नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि भाई उसका साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। वही जो फ्लेम टेस्ट का रीजन था, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, नहीं लूज करेगा तो अमोनिएटेड कैटायन और वो इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड नहीं बनेंगे। ठीक है, डार्क कलर जो ब्लू कलर होता है वो फेड होता जाएगा अगर उसको काफी देर आपने सॉल्यूशन को रखा। क्यों, क्योंकि वो मेटल अमाइड बना लेते हैं, मेटल अमाइड बना लेते हैं, खत्म। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, सर मेटल के ऊपर लाइट डालेंगे, लाइट अंदर जाएगी, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी, इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बाहर आ जाएगा, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकंड ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स, साइज छोटा है,
इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, इसी कारण ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लाइट डालेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, वही लिखा हुआ है। दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी एज देयर एटॉमिक साइज इज स्मॉल, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, चीजें सारी वही एक लाइन से ही रिपीट होती जा रही है। जिसका भी एसओपी ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो खुद ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। क्या होगा वो, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर हमने ऑर्डर लिखा हुआ है एसओपी का, बेरिलियम का सबसे कम है, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा, कैल्शियम का सबसे ज्यादा, स्ट्रोंशियम का सबसे ज्यादा, बेरियम का सबसे ज्यादा। जिसका एसओपी सबसे ज्यादा वो खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ सेकंड ग्रुप में, दैट इज बेरियम। कौन हुआ, बेरियम। और वीकेस्ट कौन हुआ, दैट इज बेरिलियम, ठीक है, खत्म। हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी अभी आज हमने पढ़ा था। जो पानी में डालने से पहले सबसे छोटा होता है, वो पानी में डालने के बाद सबसे बड़ा हो जाता है, उसके साथ सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। जिसके साथ जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो उतना ज्यादा हाइड्रेट होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, है ना। रिपीटेटिव सुन सुन के, है ना, वही चीजें बार बार रिपीट होती जा रही है। बट क्या करें ना यार, बताना तो है ना, ठीक है। तो क्या, जो पानी में डालने का सबसे छोटा, पानी में डालने के बाद सबसे बड़ा, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ही बड़ा हो जाएगा पानी। बेरिलियम आयन पानी में डालने पहले सबसे छोटा, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद वो सबसे बड़ा हो जाएगा, उसका चलना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। बस वही लिखा हुआ है यार, ठीक है। ड्यू टू स्मॉलर आयनिक साइज एंड हाइयर चार्ज डेंसिटी, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप। इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर पता ही है, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे छोटे वाले की सबसे ज्यादा, जो पानी में डालने पहले सबसे छोटा था। और हाइड्रेशन एनर्जी कैटायन के साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैटायन का साइज पानी में डालने से पहले, बेरिलियम आयन सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, ठीक है। पानी में डालने के बाद बेरिलियम आयन सबसे बड़ा हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बता तो दिया यार, ये तो अभी तो बताया। ये लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसओपी, उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बता दिया यार। बात करते हैं रिएक्शन विद एयर। अगर आप बेरिलियम को छोड़ दें, बाकी सारे मेटल्स एयर में रखने के पर अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा, टार्निश हो जाते हैं, ठीक है। बेरियम जो है पाउडर्ड फॉर्म में वो बस्ट हो जाता है फ्लेम में, यानी कि हवा में रखा और पटाखा, ठीक है। इन मॉइस्ट एयर एक्सेप्ट बेरिलियम, मॉइस्ट एयर मतलब जब मॉइस्चर है, ठीक है। बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आज इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड के केस में। कैल्शियम ऑक्साइड को एयर में रखोगे, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनी सर, वो तो पता ही है, अभी बताया। अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बनी, मॉइस्चर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है। ड्राई एयर में, ड्राई एयर मतलब अब मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, बेरिलियम और मैग्नीशियम ही है जो सिर्फ नाइट्राइड बनाते हैं एंड ऑक्साइड बनाते हैं, बाकी सारे सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब बताता हूं, सारे एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, समझ गए सर। सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है सर। इन्हीं लाइनों को आगे फिर दोबारा लिखा हुआ है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अभी तो बताया, सारे एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, वही लिखा होगा। एल्कालाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण क्या बना लेते हैं, परऑक्साइड भी बना लेते हैं। पता है ना, फिर वही हर एक ऑक्साइड की टेंडेंसी होती है, भाई मैं एक ऑक्साइड दूसरी ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बना लूं, परऑक्साइड बना लूं। बेरिलियम और मैग्नीशियम चालाक है, ठीक है, साइज छोटा है इनका, ये अपनी ऑक्साइड को कहते हैं हिम्मत मत कर दियो कि किसी ऑक्साइड के साथ मिलकर तू परऑक्साइड बना दे, है ना, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, ठीक है। बट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का साइज बड़ा है, ठीक है। इनके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड नहीं कर पाती हैं, ऑक्साइड को भी टाइटली हेल्ड नहीं कर पाती हैं, तो इनके ऑक्साइड मिलके कुछ हद तक परऑक्साइड बना भी लेते हैं, ठीक है। परऑक्साइड्स कलर्ड होती हैं इनकी लैटिस डिफेक्ट के कारण, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड, ध्यान रखना ये लाइन याद करने वाली है,
बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है, इवन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी, ठीक है, बट यहां पर ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है तो लेट्स फोकस ऑन ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक होती है, बाकी तीनों जो है कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेरिलियम ऑक्साइड सबसे कम नजर ही आ रहा है, वो एम्फोटेरिक है, वो वीकली बेसिक है, बाकी सारी स्ट्रांगली बेसिक है, तो बेसिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, वो बताने वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या है, ऑक्साइड की सबसे ज्यादा, पर ऑक्साइड की उसके कम, सुपर ऑक्साइड की सबसे कम। सुपर ऑक्साइड बनाते ही नहीं है ये, तभी तो स्टेबिलिटी सबसे कम है। रिएक्शन विद वाटर, ये जो मेटल्स हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज करेगा, दैट इज हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है। बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वो तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब रिएक्टिविटी सेकंड ग्रुप मेटल्स की रिएक्टिविटी वाटर के साथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, यही लिखा हुआ है ना। बेरियम की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, स्ट्रोंशियम की उससे कम, कैल्शियम की उससे कम, मैग्नीशियम की उससे कम, बेरिलियम की सबसे कम। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड जाने पर बेसिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसको पढ़ते हैं, ये हमारे पढ़ने वाला है। एक मिनट, क्या हमने फर्स्ट ग्रुप की हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था? हाँ सर, फर्स्ट ग्रुप की हाइड्रोक्साइड्स भी पढ़ा था, कार्बोनेट्स भी पढ़ा था, बाइकार्बोनेट्स भी पढ़ा था। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ अगर हम जाएंगे, ठीक है, आप देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स में हुआ था वही यहां पर हुआ था। क्या बताया था, फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोक्साइड में टॉप टू बॉटम जाने पर लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, बट द डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर। लैटिस एनर्जी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जब भी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, वही यहां पर है। Solubility increases from top to bottom as decrease in lattice energy is more. Decrease in lattice energy is more. Therefore, बेसिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डालने पर ज्यादा OH नेगेटिव आयन देगा एज कंपेयर टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है ना, सबसे ज्यादा टूट के बेरियम 2 पॉजिटिव आयन और 2 OH नेगेटिव आयन देगा एज कंपेयर टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं बेटा। हैलाइड्स के बारे में अगर हम बात करें, जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं हैलोजेंस के साथ मिलके क्या बनाते हैं, डाइहैलाइड्स बनाते हैं। पता ही है, मैग्नीशियम मिलके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। इनके आयनिक कैरेक्टर बेरिलियम क्लोराइड से बेरियम क्लोराइड तक बढ़ता जाएगा। सर यह सिर्फ अजांस रूल में हमने पढ़ा था, जो कैटायन जितना छोटा होता है उसका कोवलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है। कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। कैटायन सबसे बड़ा है, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम, कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा, आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम, तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड कोवलेंट होती है, ठीक है, बाकी तीनों आयनिक होती हैं। सॉल्युबिलिटी वाटर में यहां पर रिवर्स ऑर्डर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड्स में सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रही थी, दैट इज इंक्रीज हो रही थी। यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। याद करने वाली चीज है, याद करके जाइएगा, इसमें रीजन रिवर्स हो जाएगा जो हमने पढ़ा उसमें। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। रूम टेम्परेचर पे देखें, सॉलिड स्टेट की फॉर्म में देखें तो BeCl2 ऐसे पाया जाता है।
पॉलीमेरिक नेचर का होता है। हर एक बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर, बना दिए 2। हर एक क्लोरीन के पास 7 होते हैं। यस सर। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहां पर एक क्लोरीन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, एक क्लोरीन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, एक कोवलेंट, एक कोऑर्डिनेट, एक नीचे वाला क्लोरीन भी। देखो इसने इधर कोवलेंट बनाई, इधर कोऑर्डिनेट बना ली। कोऑर्डिनेट में क्लोरीन डोनर होगा, बेरिलियम एक्सेप्टर होगा। यहां पर ये वाला क्लोरीन इधर कोवलेंट बनाएगा, इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। ये क्लोरीन कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इधर कोवलेंट, इधर कोऑर्डिनेट, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये एक पॉलीमेरिक चेन है। पॉलीमेरिक का मतलब आपको पता है, एक BeCl2 दूसरे जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें से, और ये इन्फिनिटी तक ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन एक तो पूछा जा सकता है यहां पर, ये जो बेरिलियम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। तो बताइए सर, कोई भी बेरिलियम है, उसने बॉन्ड्स कितनी बना रखी है? 4। लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 0। 4 + 0 कितना होता है? sp3। ठीक है सर, और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है, 4 बॉन्ड्स बना रखी हैं। जो बेरिलियम के साथ चारों क्लोरीन जुड़े हुए हैं, क्या वो सारे सेम प्लेन में है? नहीं सर, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, जो ये नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर कहने का मतलब 2 अगर इसी प्लेन में, 2 अगर इसी प्लेन में है, ठीक है, तो बाकी दो जो होंगी, एक बोर्ड से बाहर होगी, एक बोर्ड के पीछे होगी। अगर ये दोनों बेरिलियम इसी बोर्ड पर बनी हुई हैं, तो ये वाला बेरिलियम पता, ये क्लोरीन पता कहां पे है? यहां पे है, बोर्ड से बाहर की तरफ है, ये रहा। ठीक है सर, ये वाला कहां है? ये बोर्ड के पीछे होगा, बोर्ड के पीछे होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। रूम टेम्परेचर पे पॉलीमेरिक है, बना लिया हमने। ठीक है, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दें, अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर दें, तो BeCl2 डाइमर बना लेता है, फॉर्म्स डाइमर। वो पॉलीमर था, पॉलीमर का मतलब है एक BeCl2 दूसरे जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें, ऐसे इन्फिनिटी तक जुड़े होंगे। यहां पर ये डाइमर बना लेता है। सर डाइमर का मतलब क्या है? एक BeCl2 दूसरे BeCl2 से जुड़ा होगा, सिर्फ 2 आपस में जुड़े होंगे। कैसे जुड़े होंगे वो भी देखिए। ये रहा एक BeCl2, ये रहा दूसरा BeCl2, ये आपस में क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा, ये इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा। ठीक, यहां पर BeCl2, ठीक है, का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सर हर एक BeCl2 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी फिर? 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, दैट इज sp2 ट्राइंगुलर प्लेनर। सर ये हाई टेम्परेचर पे होगा, अगर और टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1200 केल्विन पे, अप्रोक्सीमेटली 1200 केल्विन पे BeCl2 एग्जिस्ट एज मोनोमर, वो मोनोमर की तरह एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये देखिए, ठीक है,
180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर आपको पता ही है क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्ट्रक्चर क्या होगी, दैट इज लीनियर। तो BeCl2 की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पी ब्लॉक के क्लास 11th वाले पोर्शन में देखते हैं तो B2H6 डाइबोरेन की स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर BeCl2 की भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे और अबव 1200 केल्विन पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात कर रहे हैं हम लोग कार्बोनेट्स के बारे में। सेकंड ग्रुप के जो मेटल्स हैं वो जो कार्बोनेट बनाते हैं उनका फॉर्मूला MCO3 होता है। टॉप टू बॉटम बात करेंगे, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्यों होता है? साइज कैटायन का इंक्रीज हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी जैसे वहां पर बढ़ती थी फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट्स में, क्या रीजन लिखा था? टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, कि थर्मल स्टेबिलिटी बेरिलियम कार्बोनेट की सबसे कम और बेरियम कार्बोनेट की सबसे ज्यादा, बेरियम सबसे नीचे होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम कार्बोनेट को छोड़ के बाकी सारे कार्बोनेट स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स हीट। हालांकि MgCO3 भी अनस्टेबल होता है बट बहुत ज्यादा नहीं, बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है बट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अच्छा, एक और बात करनी थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकेंड ग्रुप के, चाहे कार्बोनेट्स हो या सल्फेट्स हो, इकट्ठी पढ़ लेते, या क्रोमेट्स हो। सेकेंड ग्रुप के चाहे सल्फेट्स हो, क्रोमेट्स हो या कार्बोनेट्स हो, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कार्बोनेट्स लिख लिया, यहां पर सल्फेट्स लिख लेते हैं बेटा। चलिए जी, चलिए। तो ये रहे सेकंड ग्रुप के, सॉरी यहाँ टाइम ज्यादा लग गया लिखते लिखते, ठीक है। इसी कारण हम लोग लिख के लाए थे बहुत सारी चीजें कि टाइम बचे यार, 40 डेज बचे हैं सिर्फ हमारे बच्चों के, एंड 40 डेज की वैल्यू क्या है वो हमें पता है जी। 40 दिन कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हाँ, मैं ये मान सकता हूं दुनिया की हर एक चीज नहीं कर सकते, ठीक है, बट बहुत सारी चीजें तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं, ठीक है। बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर इनके केस में, ठीक है, ये ऐसा केस है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, ये ऐसा केस है जहां पर लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर कांस्टेंट रहती है। लैटिस एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पर कांस्टेंट रहती है। क्यों? एनायन का साइज बहुत बड़ा है, एनायन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है सर। लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो गई। हाइड्रेशन वो तो बताइए सर, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन डिक्रीज होती जा रही है, लैटिस एनर्जी उतनी है। सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब हाइड्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, तब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, बट यहां पर तो हाइड्रेशन कम होती जा रही है, हाइड्रेशन कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी कांस्टेंट रहती है, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होगा, बेरियम सल्फेट वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होगा। बेरिलियम कार्बोनेट फिर भी वाटर में थोड़ा सॉल्युबल होगा, बेरियम कार्बोनेट वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होगा। बेरिलियम क्रोमेट फिर भी थोड़ा सॉल्युबल होगा, बेरियम क्रोमेट वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होगा। सल्फेट्स हो, क्रोमेट्स हो, कार्बोनेट हो, तीनों की सॉल्युबिलिटी इकट्ठी ही पढ़ ली हम लोगों ने। बात करते हैं बेटा आगे,
नाइट्रेट्स के बारे में। एल्कालाइन अर्थ मेटल से नाइट्रेट बनाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, MnO3 का होल ट्वाइस M एल्कालाइन अर्थ मेटल है। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रीजन वही है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। बट ये लेस स्टेबल होंगे देन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू स्मॉल साइज के कारण। एल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो हैं अगर इनको हीट करोगे तो ये बनाते हैं अपनी मेटल की ऑक्साइड्स, यहां पर लिख देते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। साथ में NO2 और O2, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट हीट करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड NO2 O2, ठीक है। बेरिलियम नाइट्रेट अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है, किसकी, ऑक्साइड की, ठीक है। इसी कारण आगे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, बहुत ज्यादा इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। नाइट्राइड्स अभी बोला ही था थोड़ी देर पहले मैंने, क्या कि एयर में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है सर। बेरिलियम और नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेरिलियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएंगे, ठीक। और बेरिलियम नाइट्राइड हो या मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, ये वाटर में डालने पर अपनी हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में अमोनिया, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम, जैसे एल्कली मेटल्स वाले अमलगम बनाते हैं वैसे ये भी बनाते हैं। पढ़ा था आज हमने कैस्टनर कैल्सन में सोडियम मरकरी के साथ मिलकर सोडियम अमलगम बना रहा था, वैसे। सल्फेट्स, सर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, टॉप टू बॉटम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर, है ना। आज मुझे लग रहा है रात को सपने में भी बहुत सारी चीजें जो है वो रिपीट होती रहेंगी, क्योंकि 10-10, 12-12 बार एक एक लाइन को रिपीट कर दिया, उसका रीजन बता दिया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर, लिखा ही हुआ है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, ये अभी अभी समझाया जी, जस्ट अभी अभी समझाया। सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी, रीजन भी हमने लिख दिया था, यहां पर इकट्ठा ही लिख दिया था रीजन। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट। बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज के होते हैं, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी फिर भी ज्यादा होती है। बोला ही था कि बेरिलियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होगा, बट नीचे अगर बात करेंगे बेरियम सल्फेट तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये लिखा ही है सर। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। हे भगवान, कितनी बार रिपीट करवाओगे आज। चलिए जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था AIPMD 2010 में, कौन सा एल्कालाइन अर्थ मेटल का सल्फेट है जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी लैटिस एंथैल्पी से, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल होगा। टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ऊपर वाले सॉल्युबल, नीचे वाले इनसॉल्युबल। कौन है ऊपर वाला, ये रहा बेरिलियम सल्फेट। आगे बढ़ते हैं एसिड्स के साथ। अरे सर ये तो क्या बता रहे हो इसमें, ये तो सबको पता ही है कि अगर मैग्नीशियम होगा HCl के साथ ऐड कराओगे क्या बनेगा, MgCl2 + H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर यही मैग्नीशियम के साथ H2SO4 होता तब भी MgSO4 और H2 निकलता। क्या 10th वाली चीजें बताए जा रहे हो, मजबूरी है भाई हर एक चीज को डील करना, तो इस कारण कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के, उनमें सबसे पहला है क्विकलाइम, जिसे आप कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। बनेगा कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। जो CO2 बना है उसको उसी टाइम रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड में भी जा सकती है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। जब इसको एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, मैंने बोला ही था आज रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, जब इसको एटमॉस्फेयर में रखा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बना लेता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है, ठीक है सर। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है, वो तो सबको पता ही है, ठीक है। इसी कारण ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग भी बना लेती है। मेटलर्जी में हम लोग पढ़ेंगे भी, बट उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये खुद बेसिक है, ये एसिडिक है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CaSiO3। बेसिक है, ये एसिडिक है, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं, स्लेट लाइम, ठीक है सर। ये बनेगा कैसे, अभी अभी तो जस्ट पिछले से पिछले पेज पे देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल दो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग लाइम वाटर भी बोलते हैं। एंड सस्पेंशन जो होता है स्लेट लाइम का, ये सस्पेंशन जो होता है स्लेक्ड लाइम का वाटर में, उसको बोलते हैं हम मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। बट जो सस्पेंशन होता है स्लेक्ड लाइम का वाटर में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिल्क ऑफ लाइम। ये आया भी था, कौन से ईयर में आया था वो मेरे को पता नहीं, याद नहीं है, बट आया हुआ ये क्वेश्चन, आज करेंगे भी।
जब CO2 को पास किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मेक श्योर करिएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो, नहीं तो ये दोबारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेगा। हाइड्रोजन में पढ़ा था हम लोगों ने हार्डनेस ऑफ वाटर में, वही लिखा हुआ है ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द प्रेसिपिटेट, ये जो बना है कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट, ये डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बना लेगा? कैल्शियम बाई कार्बोनेट। यूज कहां पे होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का? इसका मोटार में, व्हाइट वॉश में, ग्लास मेकिंग में। लो जी, वो जो क्वेश्चन आया था, सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इन वाटर इज नोन एज, नीट फेज 2016 में आया था, दैट इज मिल्क ऑफ लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा कैसे? अभी अभी सर प्रिपरेशन आपने सिखाई थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ये भी अभी पढ़ा है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रिपरेशन में। किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा दोगे, मेटल सॉल्ट बनेगा H2O CO2, 10th क्लास की रिएक्शन है यार। यूज कहाँ होता है? बिल्डिंग मटेरियल में। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर फ्लक्स की तरह यूज होता है, मेटलर्जी में पढ़ेंगे डिटेल में। कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसको जिप्सम भी बोलते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर आप इसे हीट करेंगे अप टू 393 केल्विन तक, तो ये बनाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे भी लिखा जाता है, पता है आपको? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टी होती है वाटर के साथ सेट हो जाता है ना, बोन्स वगैरह अगर कभी क्रैक हो जाए तो उस पर POP चढ़ाते हैं ना, वही है। ठीक है, अगर 393 केल्विन से ऊपर हीट करोगे जिप्सम को तो ये CaSO4 बना लेता है, उसको बोलते हैं हम डेड बर्न्ट प्लास्टर। ये प्लास्टर के काम नहीं आता, ये प्लास्टर के काम आता है, POP। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती थी पूरे ग्रुप से, ऐसे बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती हैं पूरे ग्रुप से। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक होती हैं। ठीक है, बेरिलियम अपने ग्रुप में हार्डेस्ट होता है। बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है स्मॉल साइज होने के कारण। बेरिलियम अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाता, बाकी कर लेते हैं बट बेरिलियम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बेरिलियम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। बेरिलियम सेकंड शेल का एलिमेंट है ना, 2s होगा 2p होगा। 2s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। 2p के अंदर कितने होते हैं? 3। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 2d नाम की कोई चीज होती नहीं, वो आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम जो है अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को 4 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता है। डायगोनल सिमिलैरिटी बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में सिमिलैरिटी क्या क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप बताया था, बेरिलियम के डायगोनली एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो बेरिलियम भी शो करता है और एल्यूमिनियम भी शो करता है? दोनों की क्लोराइड जो है वो लुईस एसिड की तरह काम करती हैं। ठीक है, दोनों अपने ऊपर, बेरिलियम भी अपने ऊपर और एल्यूमिनियम भी अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं। ठीक, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक। बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होती है? एम्फोटेरिक ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? AIPMT 2011 में आया था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। क्या अभी अभी किया हम लोगों ने? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये होता है, जिप्सम ये होता है। मेरे ख्याल से इसी से आंसर आ जाना चाहिए। A होना चाहिए 2 और D होना चाहिए 1A 2 D1। आंसर तो मेरा आ चुका है ऑप्शन डी, बट बाकी भी बात कर लेते हैं। एप्सोमाइट कह लो या एप्सम सॉल्ट कह लो, ये होता है MgSO4.7H2O, दैट इज, है ना। जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं अपने बाथ टब के अंदर ये एप्सम सॉल्ट डालते हैं, बड़ा एक्सफोलिएटिंग नेचर का होता है। ठीक है, आपके शरीर से डेड सेल्स वगैरह रिमूव करता है। आप में से कोई करता होगा, हम तो नहीं करते भैया, अपना तो साबुन जिंदाबाद है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजली। कौन हीट करने पर CO2 बहुत जल्दी रिलीज कर देता? इतना तो पता है कि आंसर K2CO3 और Na2CO3 नहीं हो सकता। फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ लिथियम कार्बोनेट ऐसा था जो टूटने पर लिथियम ऑक्साइड और CO2 बनाता था, बाकी कोई कार्बोनेट टूटता ही नहीं था। तो आंसर ये तो होने से रहे। बात रह गई अब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। टॉप टू बॉटम जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती थी, तो इसका मतलब ये टूट जाएगा और ये नहीं टूटेगा। किसमें? MgO और CO2।
कैल्शियम कार्बोनेट भी टूट जाता है, बट उसके लिए हीट क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2018 में आया है। अमंग कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। सर टॉप टू बॉटम जाते हैं। कैटायन का साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा कोवलेंट कैरेक्टर कम, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो ये सबसे ज्यादा आयनिक है, ये उससे कम, ये सबसे कम। आयनिक ही पूछा है, आयनिक ही पूछा है। ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। ये ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हमारा एस ब्लॉक भी फिनिश हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल रहे थे कि एस ब्लॉक नहीं हुआ है, हमने एक पैटर्न बना रखा है, शेड्यूल बना रखा है, उसी को हम लोगों ने फॉलो करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तब हम करेंगे मेटलर्जी। मेक श्योर करिएगा जितना भी प्रीवियस में आपने पढ़ा है उसको आप रिवाइज ज़रूर करें। 40 डेज बचे हैं, गिव योर best shot in these 40 days. Do not leave any stone unturned, so to make your dream come true. मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी प्रैक्टिस शीट हमारे ऐप पर अवेलेबल होगी। कॉपी को रिवाइज करने के बाद, नोट्स को रिवाइज करने के बाद प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसमें भी कोई डाउट होगा तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाता है ऐप पर, उसको भी जाके देखिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं जी हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।